As we all know, okay, good morning, all. Let's start the topic subject verb agreement. तो as we all know कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब फॉर्म चाहिए सिंगुलर ही। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब फॉर्म चाहिए प्लूरल। हम सभी जानते हैं। तो ये तो बहुत आसान हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब फॉर्म लगाएंगे सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब फॉर्म लगाएंगे प्लूरल। इसमें सीखने सिखाने वाली बात कौन सी है? सवाल नॉर्मली मन में उठता है। बेटा हाँ, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, इसमें कोई झंझट नहीं है। बट द प्रॉब्लम परसिस्ट वेयर? प्रॉब्लम परसिस्ट हियर बिकॉज एज यू हैव ग्रोन अप। यस बेटा, कम कम, फर्स्ट डोर क्लोज कर देना। एज यू हैव ग्रोन अप बेटा, होता क्या है बेटा, जब फर्स्ट सेकेंड में आप पढ़ रहे थे या तो थर्ड में, तो तब तक आपको 3-4 वर्डेड या तो 4-5 वर्डेड छोटे छोटे सेंटेंस लिखने के लिए दिया जाता था या पढ़ने के लिए दिया जाता था, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब या तो मुश्किल से और एक ऑक्सिलरी वर्ब, एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट वर्ड हुआ करता था, या किसी किसी में ऑब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, या किसी किसी में साथ में एक आर्टिकल ए एन या तो द में से, या तो कोई दूसरा डिटर्मिनर। एम आई क्लियर जो मैं समझाना चाहता हूँ? 3-4 वर्डेड या 4-5 वर्डेड छोटे छोटे सेंटेंस लिखने पड़ते थे, जिसमें एक वर्ड सब्जेक्ट हुआ करता था, जो कि डिटेक्ट करना बहुत आसान रहता था। बट जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आपकी क्लासेस के लेवल ऊंचे होते गए, तो बेटा क्या हुआ कि सेंटेंस में सिर्फ 4-5 वर्ड नहीं होते हैं। अब सेंटेंस में 8-9-10-12 वर्ड्स होते हैं, या उससे भी ज्यादा कभी कई बार, है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस आपको पढ़ने पड़ते हैं, आपको लिखने पड़ते हैं। डज इट मेक सेंस? मैं जो बोल रहा हूं आप लोग रिलेट कर पा रहे हो? ऐसा होता है? ठीक है। अब क्लास 10th में आ गए हो। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू फ्रेम वेरी सिंपल सेंटेंसेस लाइक 2-3 वर्डेड, 3-4 वर्डेड सेंटेंस आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है एटलीस्ट 10-12 वर्ड्स वाले सेंटेंस आप लिखोगे। अब जब ये लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं बेटा, इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आ जाती है? सभी में नहीं, मैक्सिमम केसेस में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो जो सब्जेक्ट वर्ड पर्टिकुलरली कौन सा है वही समझ में नहीं आता है। डिस्कशन समझ में आ रहा है सबको? सब्जेक्ट वर्ड अगर समझ में आ जाए, डिटेक्ट हो जाए, और वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो पता करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। और सिंगुलर प्लूरल पता चलते ही हम तो वर्ब फॉर्म भी सही लगा लेंगे। सिंगुलर वर्ब फॉर्म चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल वर्ब फॉर्म चाहिए प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है कि लंबे लंबे सेंटेंस के केस में क्या होता है भाई, सब्जेक्ट वर्ड एग्जैक्टली कौन सा है वही पता नहीं चलता है। ठीक है। अब वो पता करने के लिए क्या है? वो पता करने के लिए उपाय है, सिंपल तरीका ये है बेटा। फाइनाइट वर्ब को आप क्वेश्चन करें, फाइनाइट वर्ब को क्वेश्चन करें हु से, जनरली हु से। जो भी आंसर आएगा वो आपका सब्जेक्ट पार्ट है। हो सकता है सब्जेक्ट पार्ट में आपको 3-4-5 वर्ड्स भी मिले, उससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो वो फ्रेज पूरा ही सब्जेक्ट पार्ट है। बट फ्रेज पूरा सब्जेक्ट पार्ट होने के बावजूद भी वहां पे एक कोड सब्जेक्ट वर्ड जरूर होता है। क्या बोला? कोड सब्जेक्ट वर्ड। तो वो जो 4-5 वर्ड वाला फ्रेज है, उसमें से कोड सब्जेक्ट वर्ड आपको ढूंढ के निकालना है, थोड़ी सी एनालिसिस करके। अब जो कोड सब्जेक्ट वर्ड है बेटा, वो कोड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब फॉर्म चाहिए सिंगुलर। जो कोड सब्जेक्ट वर्ड है वो अगर प्लूरल है तो वर्ब फॉर्म चाहिए आपको सिंगुलर, नहीं प्लूरल। तब जाके आपको लगाना पड़ेगा प्लूरल वर्ब। और एक बात है बेटा, कई बार कोड सब्जेक्ट वर्ड सिंगुलर होने के बावजूद भी, कोड सब्जेक्ट वर्ड सिंगुलर होने के बावजूद भी ओवरऑल उस फ्रेज का मतलब हो सकता है कि भाई
प्लूरल हो सकता है उसका मतलब सिंगुलर हो। तो मीनिंग या सेंस के हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। और सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल समझ में आते ही आप सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब फॉर्म लगाते हो। ये सिंपल है। तो चलिए एग्जाम्पल पे आ जाते हैं रूल नंबर 1 के साथ। बेटा जब आप सेंटेंस लिखोगे सिंपल प्रेजेंट में लिखोगे या बोलोगे, किस टेंस में लिखोगे? सिंपल प्रेजेंट में। तो एक स्पेशल रूल है। स्पेशल रूल क्या है? अगर आपके उस सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहा, क्या बोला? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहा, किस टेंस के केस में? ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में। और किसी भी टेंस के केस में ये स्पेशल रूल आपको याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किस केस में? जरूर आप एक बार अपने माइंड में अपने रिकॉल कर लेना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सेंटेंस बनाने चले तो जरूर एक स्पेशल रूल यूज होता है। वो क्या है? बोलो। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहा तो मेन वर्ब के साथ एस या तो ईएस जुड़ जाता है, ज्वाइन होता है, ऐड होता है। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की पहचान कैसे करें? बेटा बहुत आसान है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोग याद रखिएगा। रिकॉर्डिंग में चीजें रहेगी, रिकॉर्डिंग 10 बार दिखना हो 10 बार देख लेना। ही, शी या तो इट, प्रोनाउन में से ये तीन। क्या बोला? प्रोनाउन में से ये तीन। और नाउन में से एनी सिंगुलर, सॉरी, एनी सिंगुलर नाउन। आपकी सब्जेक्ट के स्थान पर सेंटेंस आप किस टेंस में लिखने जा रहे हो बेटा? बोलो, जल्दी बोलो। सेंटेंस लिखने जा रहे हो बेटा, म्यूट, आप लोग म्यूट रखो, लेकिन जब भी बोलने के लिए बोलता फट से अनम्यूट करके बोल देना, अनम्यूट होकर बोल देना। प्रोनाउन के केस में ही, शी, इट, इन तीनों में से कोई सा भी सब्जेक्ट के स्थान पर उपस्थित है, मतलब प्रेजेंट है। या तो एनी सिंगुलर नाउन, एनी सिंगुलर नाउन, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, रमेश, दिनेश, प्रीति, अंशिका, वंशिका, हार्दिक, सात्विक, माधव, प्रांजल, कोई भी नाम हो जाए, सिंगुलर नाम तो सिंगुलर नाउन, ठीक है। या तो कोई प्रोफेशनल आइडेंटिटी हो जाए, पुलिस हो जाए, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, नर्स हो जाए, सिंगुलर में बोल रहे हो ना, तो सिंगुलर नाउन। एनी सिंगुलर नाउन या तो ही, शी, इट, इन तीन प्रोनाउन में से कोई भी एक अगर सब्जेक्ट के स्थान पर रहा, और अगर आपका टेंस उस टाइम क्या है? सिंपल प्रेजेंट हो, तो आप मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगाने के लिए बाध्य हो, आपको लगाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब बोलोगे सर ये एस या तो ईएस आप बोल रहे हो बार बार, तो किस टाइम हम ईएस लगाए वर्ब के साथ और किस टाइम हम एस लगाए? बेटा एस लगाने की बात बताऊंगा नहीं, सिर्फ ईएस लगाने की बात बता देता हूं, बाकी उसको छोड़ के सब किस में एस ही जुड़ता है। बेटा ईएस लगाने के लिए वो जो वर्ब है, ध्यान दीजिए, वो जो वर्ब है, मानो प्ले वर्ब है, मानो गो वर्ब है, मानो क्लेम वर्ब है, या तो डिसाइड वर्ब है, कोई भी वर्ब है, वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म के साथ तो एस या ईएस जुड़ने वाली बात आती है। तो कहां पे हम ईएस जोड़ेंगे ये क्लियर कर लेते हैं, और उसको छोड़ के बाकी सब में एस जुड़ता है। तो बेटा ईएस जोड़ने के लिए आपको देखना है वर्ब के अंत में, वर्ब के एंड पे ऐसे आपको साउंड वाले लेटर्स देखने को मिलने चाहिए। एस या तो डबल एस, मतलब स, स, या तो श, या तो च, इस तरह के साउंड, या तो ओ साउंड, या तो बेटा जेड साउंड, और क्या, और कुछ है भाई, और एक्स साउंड, इस तरह के साउंड्स अगर आपको देखने को मिलते हैं, या इस तरह के लेटर से किसी भी वर्ब की एंडिंग होती है, तो उसके आगे आप बेटा ईएस ऐड करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बज, तो बजेज, सर्च, लास्ट में सीएच है तो
सर्चेस। अच्छा, लास्ट में जैसे कि आपका मानो क्या है, और कुछ, गो, सिंपल, गो, गो के साथ ईएस ऐड होगा, गोज। अच्छा, जेड का एग्जांपल आया, मानो ये एक्स है, कोक्स, कोक्सिस। इस तरह के चीजों में आप क्या करोगे, वर्ब के एंडिंग पे ईएस ऐड करोगे। इनको छोड़ के बाकी सब केसेस में आप क्या करते हो बेटा, आप एस ऐड करते हो। बट हाँ, ध्यान रहे, जब किसी भी वर्ब के अंत में, जब किसी भी वर्ब के अंत में अगर वाई हो, तो वाई को कन्वर्ट किया जाता है आई में, और साथ में ईएस ऐड होता है। जैसे कैरी, CARRY, कैरी का वाई कन्वर्ट हो जाएगा आई में, और ईएस ऐड होता है। ठीक है। अगर एक आधी चीजें माइंड से मेरा जो है स्किप होगी तो वो बाद में बता दूंगा। बट आप लोगों को भी ऐसे कुछ नजर पड़े जहां पे कंफ्यूजन हो, पूछ लेना। ठीक है। अदरवाइज सबके साथ एस ऐड होगा। तो देखिए, आ कैट, आ कैट ड्रिंक्स मिल्क, यहाँ पे ड्रिंक है फाइनाइट वर्ब, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जा रहा है सेंटेंस। तो आ कैट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बेटा, आ कैट। तो आ कैट सिंगुलर या प्लूरल, इसीलिए ये एक सिंगुलर नाउन है। तो हमने अभी अभी बोला था कि सिंगुलर नाउन, एनी सिंगुलर नाउन वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में मेन वर्ब में क्या होगा, इन दैट केस एस या तो एस जुड़ेगा बेटा। ड्रिंक वर्ब जिसके लास्ट में साउंड क्या है, क साउंड, और क साउंड के साथ हमने नहीं बोला कि ये ऐड होगा, तो वो एस ऐड होगा। आ कैट ड्रिंक्स मिल्क, एक बिल्ली दूध पीती है। बट कैट्स, देखो ये भी नाउन है, लेकिन ये क्या नाउन है बेटा, किस तरह का, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के केस में एस एस जुड़ने वाली बात बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है। तो देखो, कैट्स के बाद सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या आया, ड्रिंक आया, इसके साथ कुछ भी जुड़ेगा नहीं। कैट्स ड्रिंक मिल्क। ही, हमने बोला था बेटा, ये तीनों प्रोनाउन, ही शी इट में से कोई सा भी प्रोनाउन आ जाए सब्जेक्ट के केस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो मेन वर्ब के साथ आप एस या तो ईएस जोड़ते हो। देखो, गो मेन वर्ब है, ही गो फॉर अ वर्क डेली, ये क्या सही रहता है, नहीं होगा, क्योंकि ही हमारा, बोलो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो ही गो के बदले में हो जाएगा ही गोज फॉर अ वॉक डेली। गोज टू वर्क नहीं होता है, गोज टू, क्योंकि वॉक कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वॉक कोई जगह नहीं है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं। टू लगता है किसके लिए, किसी तरफ के लिए, किसी डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे गोज फॉर अ वॉक मतलब वो टहलने के लिए निकलता है, टहलने के लिए जाता है। तो ध्यान रहे, अ, लगे हाथ ये भी बताया क्या, प्रीपोजिशन का यूज क्या होना है। दे, ही सब्जेक्ट के केस में गोज लगता है, जबकि ये दे, दे क्या है, दे भी तो आपका प्रोनाउन है, लेकिन क्या प्रोनाउन है, किस तरह का प्रोनाउन है, वो तो प्लूरल प्रोनाउन है। प्लूरल प्रोनाउन हो या प्लूरल नाउन हो, उस केस में मेन वर्ब के साथ एस नहीं जुड़ता है। हार्दिक एंड सात्विक, बेटा समझने में कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम तो प्लीज बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं, अनम्यूट नो करके एक सर। बार। ओके, ऑल वेल, फाइन, ओके। दे गो फॉर अ वॉक डेली, माई फ्रेंड, बेटा हाउ मेनी पर्सन, सात्विक बोलिए, माई फ्रेंड हाउ मेनी पर्सन, सिंगुलर पर्सन। एक फर्स्ट एक रहे। पर्सन। हाँ, फर्स्ट पर्सन नहीं बेटा, थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड नंबर, पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो मेन वर्ब के साथ क्या जुड़ेगा, एस या तो यस जुड़ेगा। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है बेटा, नेगेटिव सेंटेंस के नॉट, नॉट को लेकर के हम बड़ा परेशान रहते हैं ना बेटा। नॉट को कहाँ पे लगाना है, सिंपल रूल, सिंपल थंब रूल याद रखे, नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही बैठता है। नॉट कहाँ बैठता है बेटा, नेगेटिव सेंटेंस का नॉट हमेशा जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद ही बैठता है। अब बोलोगे सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में ऑक्सिलरी वर्ब तो होता नहीं है बेटा। सिंपल प्रेजेंट के लिए ऑक्सिलरी वर्ब लगाओगे डू, और एस फॉर्म के लिए डज। सिंपल पास्ट के लिए ऑक्सिलरी वर्ब लगाओगे डिड। बेटा सिंपल प्रेजेंट के लिए डू लगाओ या डज, और सिंपल पास्ट के लिए डिड लगाओ, हमेशा उसके बाद मेन वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है।
ठीक है। बातें पत्थर की लकीर की तरह है, इन बातों को भूलो मत। अगर भूल जाओ तो ये YouTube चैनल पे ऑलरेडी ये क्लास रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी, वहां से जितनी बार मर्जी रिवाइज कर लो। ठीक है भाई। तो देखो, ये हमारा सब्जेक्ट क्या रहा, माय फ्रेंड सिंगुलर, इसलिए डू नहीं होगा, डू के साथ यस लगेगा, डज, और डज के बाद ही नॉट लगेगा। माय फ्रेंड डज नॉट स्मोक, मेरा दोस्त धूम्रपान नहीं करता है, या धूमपान नहीं करता है, कहने का मतलब स्मोकिंग नहीं करता है। अच्छा, माय फ्रेंड्स जब प्लूरल हो गया, क्या डज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस नहीं लगता है। तो डू नॉट स्मोक, मेरे दोस्त सारे जो है स्मोकिंग नहीं करते हैं। अच्छा, डज ही ड्रिंक विस्की, क्या वह विस्की पीता है? अच्छा, डज ही सब्जेक्ट आया सिंगुलर नंबर, इसीलिए डज आया। और क्वेश्चन के केस में क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लाते हैं। क्वेश्चन के केस में ऑक्सिलरी वर्ब को बिल्कुल स्टार्टिंग में लाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, और लास्ट में फुल स्टॉप के बजाय हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये फॉर्मेशन है क्वेश्चन से लिखिए। लेकिन दे जब सब्जेक्ट हो गया, डू दे ड्रिंक विस्की, देखो दे के साथ तो मेन वर्ब में एस चाहिए नहीं। यहां तक जो डिस्कशन हुआ है रूल नंबर 1 के लिए, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक स्पेशल रूल है। अगर ही शी इट इन तीनों प्रोनाउन में से कोई एक, या तो कोई भी सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, तो मेन वर्ब के साथ हम एस या तो ईएस जोड़ते हैं। ये रूल किसको समझ में नहीं आया? समझ में आया सबको? यस बोलिए बेटा, अगर समझ में आया तो यस बोलिए, ऑनलाइन जो बैठे हो। यस सर। ठीक है यस सर आपका। बेटा। हार्दिक, क्या कहते हैं, आपका घर नजदीक में है, तो आप ऑफलाइन आ जाया कीजिए बेटा। जो दूर से जो बच्चे जुड़ते हैं, उनके लिए एक्चुअली ये ऑनलाइन मीडियम है, या तो किसी दिन बहुत ज्यादा वेदर कंडीशन खराब है, तब जाके उनके लिए ऑफलाइन द बेस्ट मीडियम है। पर जिन बच्चों के लिए असुविधा है, उनके लिए ये ऑनलाइन है। चलो ठीक है, देख लेना। मुझे आपत्ति नहीं है कि आप ऑनलाइन करोगे या ऑफलाइन, मुझे तो पढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ डुअल मोड्स आर देयर। बट आपके लिए जो है ज्यादा फायदे वाली बात रहेगी अगर ऑनलाइन ना करके ऑफलाइन आओगे, क्योंकि इट इज एक्सेसिबल, माई हाउस इज एक्सेसिबल फ्रॉम योर हाउस। द सब्जेक्ट, सेकेंड रूल पे आते हैं बेटा। जब भी सब्जेक्ट वाला जो फ्रेज है, सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है, वहां पे एक 3 4 5 6 वर्ड का एक कॉम्बिनेशन, एक झुंड, मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब एक फ्रेज दिया हुआ होगा, जो बता रहा था कि फ्रेज दिया हुआ रहता है, तब जाके दिक्कत हो जाती है क्या समझने में, कि भाई कोड सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है। कोड सब्जेक्ट वर्ड एक बार पता चले तो उसकी सिंगुलर प्लूरल समझ के हम तो सही ढंग से वर्ब की फॉर्म लगा ही देंगे, है ना। तो बेटा वन ऑफ, और उसके बाद प्लस में क्या है उसके साथ, प्लूरल नाउन, मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ आवर रिलेटिव्स, वन ऑफ माई नेबर्स, ठीक है, वन ऑफ द थीव्स, वन ऑफ द डेकोरेट्स, वन ऑफ द पुलिसमैन। समझ गए बेटा? वन ऑफ का मतलब क्या होता है, उनमें से एक। तो पूरा फ्रेज का मतलब सिंगुलर रहा या प्लूरल? सिंपल हिंदी में समझिए ना। वन ऑफ द पुलिसमैन, उसका क्या मतलब हुआ? उतने पुलिस लोगों के बीच में से एक। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक। वन ऑफ माई रिलेटिव्स, मेरे रिश्तेदारों में से एक। तो कुल मिला के उसका नंबर क्या रहा, सिंगुलर या प्लूरल? सब्जेक्ट का नंबर, हाँ भाई, सिंगुलर। तो जब कभी भी वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन रहता है, वो हमेशा सिंगुलर होता है, और इसलिए वो किस तरह का वर्ब लेता है, ऑब्वियसली सिंगुलर वर्ब ही एक्सेप्ट करता है। रूल समझ में आ गया बेटा? कंसेप्ट क्लियर? तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स,
देखो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहां से यहां तक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहां से यहां तक, ये जो चार वर्ड वाला पार्ट है, ये फ्रेज क्या फ्रेज है? ये सब्जेक्ट वाला फ्रेज है। इसके अंदर कोड सब्जेक्ट वर्ड ढूंढ के निकालिए। बोलिए, कोड सब्जेक्ट वर्ड यहाँ पे कौन है? कौन सा है? बोलिए। नहीं बेटा, कोड सब्जेक्ट वर्ड यहाँ पे वन हुआ। दोस्तों में से एक, एक जना, तो ये जो एक जन, वही है, वन है आपका सब्जेक्ट। और वन का नंबर क्या है? सिंगुलर। इसीलिए जो है मेन वर्ब लिव, इसके साथ क्या जुड़ेगा? एस जुड़ेगा। नहीं, लिव तो, लिव में तो वैसे तो स्पेलिंग में LIVE, ई तक तो है ही, सिर्फ एस जुड़ा है। ठीक है। रूल नंबर 3, जब सब्जेक्ट यहां पे है, बीच में मानो नदी है, और इधर वर्ब है, बीच में ये जो नदी है इसके ऊपर ब्रिजिंग करनी है। मतलब सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब है, बीच में दूसरे शब्द क्या है? वर्ड्स है, अदर वर्ड्स है। ओके, इन बिटवीन देयर आर मेनी अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट इज हियर एंड वर्ब इज हियर, बीच में अन्य कई सारे शब्द है। तब जाके कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई वर्ब क्या लगाऊं, सिंगुलर के हिसाब से या प्लूरल के हिसाब से। बेटा हमेशा मेन चीज फोकस से कभी भी हटने नहीं देना। आपको किसके अकॉर्डिंग वर्ब फॉर्म लगानी होती है बेटा? सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल तो प्लूरल वर्ब फॉर्म लगाएंगे। ये कोर वैल्यू वाली बात को कभी ना भूले, तो कंफ्यूजन की जो है नौबत नहीं आएगी आपको। ये जो बीच में ये जो नदी आ गई, मतलब कई सारे वर्ड्स आ गए, उससे क्या घबराना। आपको तो फाइंड करना है किसको? आपको फाइंड करना है, बोलो, सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब फॉर्म लगाओगे, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब फॉर्म लगाओगे। तो मेन चीज है आपको सब्जेक्ट सही ढंग से पता चलना चाहिए। ओके। तो कई बार ये होता है बेटा, कई बार देखोगे कि भाई सब्जेक्ट एक स्थान पर है, सब्जेक्ट एक जगह पे है और वर्ब दूसरी जगह पे, और ये सेपरेटेड हो रखे हैं। बीच में एक एक क्लॉज आया या तो एक लॉन्ग फ्रेज आया, वो जो बोल रहा था ना कि कई सारे वर्ड्स आ गए बीच में, तो आप कंफ्यूज हो जाओ। तो बीच में ये जो लॉन्ग फ्रेज आया, इधर सब्जेक्ट इधर वर्ब, और बीच में ये लॉन्ग फ्रेज, या बीच में ये लॉन्ग, या तो वैसे ही नॉर्मल कोई क्लॉज। तो आपको ना तो क्लॉज पे फोकस करना है, ना ही आपको लॉन्ग फ्रेज पे फोकस करना है। आपको किस पे फोकस करना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब फॉर्म सिंगुलर लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब फॉर्म प्लूरल लगाएंगे। सिंपल लॉजिक बेटा। लॉजिक के बिना कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। ठीक है। कहीं पे आपको धुआं दिखाई दिया तो ऑब्वियसली वहां पे आगजनी हो रखी है, आग जरूर जल रही है कहीं ना कहीं। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द साइट ऑफ स्मोक। सिंपल लॉजिक। ठीक है। लॉजिक के बिना ना आपका, आपकी साइंस चलती है, ना मैथ्स चलते हैं भाई, और ना लॉजिक के बिना कोई भाषा चलती है। ठीक है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, तो ये भी लॉजिक के हिसाब से ही चलेगी भाई, है ना। लॉजिक सीखो, समझो, और ग्रामेटिकली इतने अच्छे बेस बना लो कि भाई मैथ्स की तरह फॉर्मूला प्रयोग करके आप सेंटेंस बनाओगे, वहां पे मिस्टेक नहीं रहेगी। विदाउट मिस्टेक फ्लॉलेस सेंटेंसेस में अपना आंसर लिख पाओगे, चाहे आंसर कंप्रीहेंशन का हो, लिटरेचर का हो, या ग्रामर का हो, राइटिंग का हो। उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे बेटा। मार्क्स नहीं कटते हैं तो मतलब फुल मार्क्स आते हैं। फुल मार्क्स इंग्लिश में संभव है, बिल्कुल संभव है। इसी ट्यूशन से किसी बच्ची ने क्लास 10th के बोर्ड से 100 में 100 मार्क्स लेके दिखा दिए बेटा। 12th में 98 भी करके दिखा दिए। तो आपके सोनीपत के बच्चों ने करके दिखा दिए, क्यों नहीं? आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है। अगर उस लेवल की मेहनत और एक्यूरेसी के साथ, लॉजिक के साथ काम करते हो तो।
और ये काम एग्जाम से 1-2 महीने पहले करने से नहीं होगा, ये काम लगातार एवरीडे बेसिस पे करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रहे। अच्छा, ऑल द सॉन्ग्स विच ही रिकॉर्डेड ऑन द टेप। बेटा सब्जेक्ट पोर्शन की स्टार्टिंग यहां से है और वो सब्जेक्ट पोर्शन खींच रहा यहां तक। अब बताइए इसमें बेटा कोड सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? दोबारा से पढ़ देता हूं, आप लोग भी पढ़ लीजिए। ऑल द सॉन्ग्स ही विच ही रिकॉर्डेड ऑन द टेप। ठीक है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट वर्ड है और वर्ब से पहले क्या है? पूरा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में पूरा एक लंबा सा क्लॉज है। तो आपसे पूछा गया सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? सात्विक बोलिए। सर। बोलिए बेटा, कोड सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? मैंने मार्क कर दिया, यहां से यहां तक के अंदर आपको ढूंढना है। सॉन्ग। अच्छा ठीक से बोलिए। सॉन्ग आपने बोला, सॉन्ग नहीं है, सॉन्ग्स है, सॉन्ग्स। क्या सात्विक ने सही आंसर दिया बेटा? सॉन्ग्स। बाकी आपको ये देखना नहीं है इससे इससे पहले क्या है, इसके बाद में क्या है, देखना ही नहीं है। सॉन्ग्स जब पता चल गया कि अपना सब्जेक्ट वर्ड तो भाई सॉन्ग्स है। उसने उस टेप में जितने भी गाने रिकॉर्ड किए वो सारे गाने क्या है? इंजॉयबल है। तो सारे गाने, ये जो सॉन्ग्स है प्लुरल है। अब प्लुरल के लिए वर्ब फॉर्म भी प्लुरल चाहिए, इसीलिए आर बैठा। हार्दिक बेटा समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। बेटा 4 मिनट कुछ ऐसा है, 4 मिनट के बाद जैसे ये टर्मिनेट्स होते हैं आप लोगों को सेम लिंक से रिज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने अभी भी इसका जो है मतलब बहुत पहले ले रखा था, क्या कहते हैं, इसकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जूम का। तो इसलिए घंटों घंटों तक तब मीटिंग चलती थी, अब मैंने वो हटा दिए। तो दैट्स वाई 40 मिनट के बाद ये होता है। तो आपको एक बार कष्ट करना पड़ेगा, रिज्वाइन करना पड़ेगा। और कभी हो जाता है मेरे दूसरे काम के लिए, अगर मैं प्रीमियम दोबारा से ले लेता हूँ तब जाके दिक्कत नहीं आएगी, फिलहाल तो ये दिक्कत रहेगी कुछ दिन है ना। तो चलिए बेटा 4 मिनट बाद रिज्वाइन कर लेना यूजिंग द सेम लिंक। द गिफ्ट विच, प्रांजल आप बताना बेटा। द गिफ्ट विच द फादर गेव हिज चिल्ड्रेन। यहां से यहां तक ये सब्जेक्ट वाला पार्ट है। देख रहे हो भाई, सब्जेक्ट वाले पार्ट में बेटा 8 वर्ड्स है। कंफ्यूजिंग है कि नहीं? बट इसमें से आपको मीनिंग समझ के, सिर्फ मतलब के बेसिस पे ही आपको पता चलेगा कि भाई सब्जेक्ट वर्ड, कोर सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है। द गिफ्ट विच द फादर गेव हिज चिल्ड्रेन। फादर ने अपने बच्चों को जो गिफ्ट दिया है, यहां तक हिंदी कर लेते हो तो इसमें से बोलिए कौन सा वर्ड सब्जेक्ट वर्ड है? नहीं, गिफ्ट। फोकस किस पे है? फादर ने जो गिफ्ट दिया है वो गिफ्ट है यूजफुल। फादर यूजफुल है कि नहीं वो बात की बात है। फादर ने जो गिफ्ट दिए वो फोकस में है। ठीक है, तो गिफ्ट, ये गिफ्ट के जो नंबर है सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल बेटा बोलिए। सिंगुलर, गिफ्ट नहीं है ना यहाँ पे, गिफ्ट है, सिंगुलर है। इसीलिए क्या आएगा बेटा? अब ज्यादातर बच्चे गलतियां क्यों करते हैं ऐसे केस में? क्योंकि उनको क्या दिखाई देता है? उनको दिखाई देता है चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रन के बाद में वर्ब फॉर्म लगाने हैं। और सोचते हैं चिल्ड्रन तो प्लूरल है तो उसके लिए तो आर ही लगेगा। भाई चिल्ड्रन तो तेरा सब्जेक्ट है ही नहीं। तो सब्जेक्ट पता करने के लिए, इतने बड़े बड़े फ्रेज या क्लॉज से सब्जेक्ट पता करने के लिए मेन टेक्निक क्या है बेटा? मीनिंग को आपको समझना पड़ेगा। मतलब हिंदी में समझ लीजिए, एक बार नहीं 2-3 बार अपने मन को हिंदी बताइए, आपका मन बता देगा। क्या बता देगा? कि फोकस कहाँ पे हो रहा है। फोकस हो रहा है इस शब्द पर, इस वर्ड पर, तो दैट वर्ड इज सब्जेक्ट। और वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाइए। यहां तक 3 रूल हमने पढ़े बेटा। 3 रूल समझ में आ गए सबको? हाँ बोलिए बेटा, यस या नो? सर। यस, गुड। रूल नंबर 4 समझ लेते हैं, उसके बाद रिजॉइन करके दोबारा से आगे कंटिन्यू कर लेंगे। बेटा अगर सब्जेक्ट के अंदर टू और मोर देन टू नाउन्स इकट्ठा जुड़ा हुआ है एंड के द्वारा, क्या बोला? एक सब्जेक्ट पार्ट के अंदर टू या मोर देन टू
नाउन्स जुड़े हुए हैं, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, तो ये क्या प्लूरल वर्ब ही लेता है। बट क्योंकि एक सिंगुलर नाउन हो पर दूसरा भी सिंगुलर नाउन हो, तो एक सिंगुलर प्लस दूसरा सिंगुलर, 1 + 1 क्या हो, 2 हो जाते हैं ना। 1 + 1 + 1 3। तो हो सकता है कि किसी एक चीज जो है सिंगुलर में हो, दूसरी चीज प्लूरल में हो, ऐसा ना भी हो, दोनों चीज सिंगुलर में है, तब भी तो सिंगुलर प्लस सिंगुलर हो जाता है प्लूरल, इसीलिए प्लूरल वर्ब फॉर्म चाहिए। शुगर एंड केरोसिन आर सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट। सरकारी जो दुकान है, वो डिपो है, राशन राशन डिपो जिस वक्त जिसे कहते हैं बेटा, गरीब लोग वहां से कुछ सब्सिडाइज्ड रेट पर कुछ सामान लेते हैं, उठाते हैं, जानते होंगे आप लोग, लाइन लग जाती है। शुगर चीनी और केरोसिन सरकार मिट्टी का तेल, ठीक है, इसे कहते हैं, तो सप्लाई करती है। तो चीनी बिल्कुल अलग एक चीज है, केरोसिन बिल्कुल अलग एक चीज है, दोनों को कंबाइन किया गया एंड की हेल्प से, और दोनों अलग चीज, 1 + 1 = प्लूरल, इसलिए जो है आर सप्लाइड। बेटा